So today, as you all people know, that I'll take care of physics, everyone. Okay, so I teach physics, so I will be taking care of the all the important chapters, all the important topic, or you can say that every single chapter, and what are the important topics according to their particular chapter, we will अंडरस्टैंड टुडे इटसेल्फ फाइन. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पीपल, ठीक है, ग्रेड 9 में, ग्रेड 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस है, यही बेसिक है आपका. अगर इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, कैसे देखना है क्वेश्चन को, कैसे इंटरप्रिटेट करना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस तरह से सोचे कि क्वेश्चन हम लोग का बन जाए, अगर इतना आप लोग सीख गए ग्रेड 9 में, तो विश्वास करो ग्रेड 11 में अगर आप लोग साइंस लेते हो, जेई के लिए या नीट के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है, तो फिजिक्स आपको समझ में आने लगेगी. तो देखो, जैसे हम लोग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, साउंड हो गया, ये 5 चैप्टर्स हैं टोटल आपके फिजिक्स में. ये 5 चैप्टर फिजिक्स में जैसे ही हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक कॉन्सेप्ट है, उसका एप्लीकेशन के बेसिस पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है. एक आपका क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन है, उसके बाद उसके फॉर्मूलास लिखे गए. फाइन, ये सभी केस में है. साउंड में थोड़ा सा कम है, लेकिन मैक्सिमम सभी केस में, ठीक है. तो अगर हम लोग मोशन की बात करते हैं, तो मोशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या? मोशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ अंडर मोशन. अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो ग्राफ अंडर मोशन में बेसिकली जब हम लोग ग्रेड 9 में होते हैं, तो ग्रेड 9 में हम 2 तरह के ग्राफ पढ़ पाते हैं. एक होता है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, और दूसरा हो जाता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है. और अगर आपने इस चैनल पे आप रहे होंगे, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसमें 2 हिस्से बनते हैं. 2 हिस्से बनते हैं, मतलब वही चीज होती है. हम उसको एज एन शॉर्टकट उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोल देते हैं, लेकिन उसके पोजीशन की जगह पे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लिख सकते हो, पोजीशन की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है. फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस का हमें समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट में समझ में आती है, स्पीड का भी फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का भी. तो ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं आपके स्लोप से, एरिया अंडर कर्व से. और अगर आप इस चैनल में रहे होंगे, है ना, तो आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी. आपको ये बताया गया होगा कि स्लोप किसे कहते हैं, आपको ये बताया गया कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है. आपको ये भी बताया होगा कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है. इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है. तो आई बिलीव अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इतना सब कुछ तो पता होगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है, ठीक है. उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से आप पहला चैप्टर मोशन, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, और तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन तक सॉल्व करते हो, ठीक है. ये तीनों चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेटेड, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. उसके अलावा जैसे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको 1-2 चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये सब चीजें पढ़ाई हो चुकी हैं, लेकिन तब भी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको पता होगा कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में बड़ा या फिर बराबर होगा आपके डिस्प्लेसमेंट पे. डिस्प्लेसमेंट से, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड आप तो मेजर दोनों कर सकते हो, डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो. लेकिन हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ रखा है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है. किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वो यही है, ठीक है. और डिस्टेंस क्या है? वो एक्चुअल पाथ है. तो एक्चुअल पाथ तो बड़ी होगी ना डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन ये इक्वल्स टू क्यों होती है? कोई ना कोई एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन में जो दोनों पाथ्स है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बराबर होती हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो ये बताया गया था क्लास में कि ध्यान से सुनना कि अगर इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ बोल लो, स्ट्रेट रोड बोल लो, मतलब स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है. तो उस कंडीशन में ही आपका जो डिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है. अब इसी के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, इसी के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। अब जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि अच्छा ठीक है, एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, तो बताओ कि डिस्टेंस और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा। समझ रहे हो बात आप लोग? ठीक है, तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, फिर आप इस पे आपको फंसाया जा सकता है कि हाँ ठीक है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े, ठीक है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी की बात हुई। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की बात है, क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर आप सिंपल बोल के निकल जाओगे कि नहीं स्पीड में क्या है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि कैसे है, और उस चीज के लिए फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिर एक्सेलरेशन की पीपल, तो एक्सेलरेशन में फिर आपको एक्सेलरेशन समझाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन में आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बेसिक, ये सारी चीजें पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, आप इस चैनल में अगर जाओगे तो ये चैनल में सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट में कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात आती है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की बात आ जाती है, एक्सेलरेशन की बात आ जाती है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ए होती है। तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। आप ये भी बता दोगे इसके बारे में कि सुनो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप ये भी बोल दोगे कि ये जो है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना आप बोल दोगे। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट भी बता दोगे कि सुनो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। ठीक है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, कब होगी वो कंडीशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे जाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की कंडीशन बस इतनी ही है कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होना चाहिए आपके इनिशियल वेलोसिटी से, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या सीन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे देखें तो इसमें क्या है कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी आपके फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आया, उसे हम फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, लेकिन ये पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा होगा कि आपको, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको रिटार्डेशन के पे क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, रिटार्डेशन पे क्वेश्चन आया होगा। अब रिटार्डेशन पे क्वेश्चन आने पे अगर आप ठीक से देखोगे तो आंसर आपका मान लेते कोई ऑप्शन है तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है और आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप सबको पता है कि जो रिटार्डेशन होती है वो नेगेटिव होती है, सबको पता है कि रिटार्डेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो आपका इनिशियल ज्यादा होता है, फाइनल कम होता है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में आंसर 4 ही है, लेकिन ऑप्शन में -4 भी है और +4 भी है। अब लिखे तो लिखे किसे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जब रिटार्डेशन बोल दिया गया है इसका मतलब वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि उसका जो है वो नेगेटिव ही होगा। वो बोल चुका कि आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल खाली 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख दोगे तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि रिटार्डेशन तो बोल रहे हैं हम ना। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे ये पूरा कंडीशन दे दिया जाए और कंडीशन में जो आंसर है वो रिटार्डेशन का है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिटार्डेशन के जगह पे एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है। बोला जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन कंडीशन किसका है, रिटार्डेशन का है। इस केस में आपको फिर ये आंसर चूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर तब जाके आपको कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब when we talk about the उसके बाद जब हम लोग इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ ऑफ मोशन पे आते हैं। तो ग्राफ ऑफ मोशन जो ग्राफ है, ग्राफ पे आपको क्या पूछा जाता है, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ग्राफ में ये थोड़ी बोलेगा कि ग्राफ बना दो। ठीक है, देखो दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ बना दी आपके सामने, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि भाई सुनो ये कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है आपको, समझ रहे हो बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ऐसा एक ग्राफ बना दिया और आपको बोला जाए कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता दो, मतलब बॉडी किस तरह के मोशन में होगी।
ठीक है, तो अगर आप ये ग्राफ पढ़े ही नहीं हो तब तो फिर भूल ही जाओ। ठीक है, अब ये क्या डिनोट करती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, ठीक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइन। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये चैनल पे क्लास की होंगी तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो कर्व है हर एक शेप का नाम होता है, तो इस कर्व का भी नाम है, वो नाम तक बताया गया है आपको कि वो नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्लोप्स के। ठीक है, स्लोप्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जैसे दो तरह का ग्राफ हम पढ़ते हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, और पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद फिर हम पढ़ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप लोग बोलोगे सर इतना ही है क्या? नहीं, कुछ 11 के लिए भी है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 11 के लिए क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आप लोगों को पता हो तो अब मान लो कि आपने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रखा है और क्वेश्चन में आपको बोल दे कि अच्छा ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो जिसने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जिसने पढ़ा है उसको ये समझ में आएगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसमें ही दो हिस्से होते हैं, जहां पे ये जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, उसी जगह उसी वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो और उसी वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है, बस चीजें क्या अलग हो जाती है, जो स्लोप होता है वो अलग हो जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अलग है, ठीक है, वो अलग चीज बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड के बारे में बताता है। जहां तक बात है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ग्राफ में, ग्राफ के एरियाज निकालने में। अब जैसे एरिया आपको मान लेते हैं कि कुछ इस तरह दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह, आप इसी में डर जाते हैं कि कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तब जाके आपका एरिया निकलेगा। अब आपसे पूछा भी जाएगा, ये बताना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये एरिया क्या बताता है? तो आपको, अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो ये एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस वही बताने की बात कर रहा हूं। कितने छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कितने छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पूछना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सारी चीजें सॉल्व होंगी, कंडीशंस दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा। ठीक है,